लोग अक्सर बार गर्ल्स को हीन नज़र से देखते हैं, लेकिन मीसोन ने इसी पेशे के दम पर सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी बदल दी। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना एक फूलों का कारोबार शुरू किया और 3.2 करोड़ वॉन की जमा पूंजी से एक शानदार जियोन से विला भी ले लिया। सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। आज उसकी इस नौकरी की आखिरी रात थी। उसने तय कर लिया था कि इसके बाद वो हमेशा के लिए ये काम छोड़ देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक खबर मिली कि जिस जियोन से विला में उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई थी, उसमें बड़ा घोटाला हो गया है। उसकी मेहनत की सारी कमाई एक पल में डूब गई। सिर्फ मी सोन ही नहीं, उसकी कई सहेलियों ने भी उसी विला में पैसा लगाया था और अब किसी का भी पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। दक्षिण कोरिया में जियोन से नाम की एक खास किराए की व्यवस्था होती है। इसमें किराएदार मकान मालिक को घर की कीमत का लगभग 50 से 70% हिस्सा एक मुश्त सुरक्षा राशि के रूप में देता है। बदले में पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किराया नहीं देना पड़ता। समय पूरा होने पर मकान मालिक पूरी राशि वापस कर देता है। लेकिन अगर मकान मालिक दिवालिया हो जाए या मकान नीलाम हो जाए तो यह पूरी रकम डूब सकती है। यही मी सोन के साथ हुआ। 7 साल तक अपनी इज्जत और सपनों की कीमत पर कमाए गए 700 मिलियन वॉन पल भर में खत्म हो गए। ऐसी हालत में कोई भी इंसान टूट जाता। मी सोन और उसका बॉयफ्रेंड दो जिन ने फैसला किया कि वे उस एजेंट चोई को ढूंढेंगे जिसने उन्हें यह विला बेचा था और किसी भी तरह अपना पैसा वापस लेंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि चोई की मौत हो चुकी है। दो जिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सामने मौजूद लोगों की परवाह किए बिना तिजोरी तोड़नी शुरू कर दी। पुलिस बुलाने का इंतजार करने से बेहतर उसे लगा कि जो भी मिल सकता है अभी ले लिया जाए। दोनों ने मिलकर तिजोरी से जितनी नकदी मिली अपने बैग में भर ली। उस वक्त उन्हें किसी की मौत या कानून की परवाह नहीं थी। वे बस अपनी डूबी हुई कमाई का थोड़ा सा हिस्सा वापस पाना चाहते थे। लेकिन जो पैसा हाथ लगा वह उनके 700 मिलियन वॉन के नुकसान के सामने कुछ भी नहीं था। अब दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? क्या मी सोन को फिर से अगले 7 साल तक बार गर्ल बनकर काम करना पड़ेगा? इसी बीच दो जिन को एक ऐसा मौका दिखाई दिया जिससे उन्हें लगा कि वे एक ही झटके में फिर से अमीर बन सकते हैं। लेकिन अक्सर जो रास्ता बहुत आसान दिखाई देता है उसके पीछे सबसे बड़ा जाल छिपा होता है। अगली सुबह मी सोन के फोन पर बैंक का मैसेज आया। उसके खाते से 100 मिलियन वॉन निकल चुके थे। ये उसकी आखिरी बची हुई जमा पूंजी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब दो जिन ने किया है। गुस्से में जब उसने दो जिन से जवाब मांगा तो उसने बड़े आत्मविश्वास से बताया कि उसने पूरा पैसा स्पोर्ट्स बेटिंग में लगाया है। उसका दावा था कि उसके पास अंदर की पक्की खबर है और मैच का अंतिम स्कोर 65-59 ही रहेगा। लेकिन मी सोन अभी अभी करोड़ों की ठगी का शिकार हुई थी। अब वो अपनी बची हुई सारी पूंजी किसी जुए में लगाने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पैसा लग चुका था और दोनों के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैच का हर सेकंड उनकी धड़कनों को तेज कर रहा था। जीत और हार के बीच बस एक शॉट का फासला रह गया था। अगर सामने वाला खिलाड़ी ये आखिरी गेंद मिस कर देता तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ नहीं दिया। मैच खत्म होने से पहले ही बेटिंग वेबसाइट सारा पैसा लेकर गायब हो गई। दरअसल दक्षिण कोरिया में ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग गैर कानूनी है। ऐसे प्लेटफॉर्म किसी सरकारी निगरानी में नहीं होते, इसलिए जब वे भाग जाते हैं तो शिकायत करने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। इस बार मी सोन और दो जिन पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उनके पास न पैसा बचा था और न ही कोई उम्मीद। मजबूरी में मी सोन को फिर उसी दुनिया में लौटना पड़ा जिससे वह हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती थी। उसे फिर से बार में ग्राहकों के साथ शराब पीने और उनका मनोरंजन करने का काम करना पड़ा। उस रात उसका ग्राहक एक चश्मा पहने बेहद सभ्य और शांत स्वभाव का आदमी था। पहली नज़र में वह बिल्कुल भला इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर एक बेहद खतरनाक और बीमार सोच छिपी हुई थी। बार के मैनेजर ने जानबूझकर मी सोन के हाथ का बैंड नीले से लाल कर दिया। इस जगह लाल रंग का मतलब था कि अब उसे ग्राहकों के साथ बाहर भी भेजा जा सकता है। मैनेजर जानता था कि मी सोन पैसों की तंगी में है और मजबूरी में किसी बात का विरोध नहीं कर पाएगी। वे आदमी मी सोन को अपने साथ बाहर ले गया और बड़ी शालीनता से बोला, तुम जितनी बार मेरे साथ ड्रिंक करोगी हर पैक के बदले मैं तुम्हें 20 लाख वॉन दूंगा। वह इसे पूंजीवाद का रोमांस कहकर बड़ी मासूमियत से पेश कर रहा था। लेकिन मी सोन उसकी आंखों में छिपी गंदी मंशा साफ पड़ चुकी थी। फिर भी सारी सावधानियों के बावजूद वह उसकी चाल में फंस गई। उस आदमी ने चुपके से उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। कुछ ही देर में मी सोन बेहोश हो गई और वह उसके साथ बेहद घिनौना काम करने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से दो जिन ठीक समय पर वहां पहुंच गया और मी सोन की जान बच गई। कुछ देर बाद मी सोन अपने घर में होश में आई। उसकी बाजू में ड्रिप लगी हुई थी और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह अंदर तक टूट चुकी थी।
जिस काम से वह पहले ही नफरत करने लगी थी, उसी में अब उसे अपने ही मैनेजर की साजिश और एक दरिंदे ग्राहक की गंदी हरकतों का सामना करना पड़ा। इस दुनिया में उसकी इज्जत की किसी को परवाह नहीं थी। जब उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची, तभी दो जिन एक और खतरनाक योजना लेकर आया। यह योजना उन्हें करोड़पति भी बना सकती थी और मौत के मुंह में भी धकेल सकती थी। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने पुराने मालिक का छिपाया हुआ काला धन चुराएंगे। यह वही शख्स था जिसके बारे में मी सोन काम करती थी। लोग उसे बॉस कहते थे। वह बेहद निर्दयी और हिंसक इंसान था। जो भी उसके रास्ते में आता, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता था। वह सिर्फ दिमाग से ही नहीं, ताकत में भी किसी जानवर से कम नहीं था। भारी वजन पहनकर भी वह इतनी तेज दौड़ता था कि अच्छे अच्छे लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। इसी बीच पता चला कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा है। लेकिन असली बात यह नहीं थी। असल राज ये था कि टैक्स से बचने के लिए उस बॉस ने कई जमीनें खरीद रखी थी और उनमें से एक जगह पर उसने करोड़ों वॉन नकद दबा कर रखे थे। ये खबर सबसे पहले उस पत्नी के प्रेमी को लगी। उसने पूरी जानकारी निकालकर अपने साथी 19 को बता दी। योजना साफ थी। वह महिला से छिपे हुए पैसे की सही जगह पता करेगा और 19 जाकर वह पैसा निकाल लाएगा। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। उनकी पूरी बातचीत सीढ़ियों के ऊपर खड़ा दो जिन सुन चुका था। अब दो जिन और मीसोन ने तय किया कि वे 19 से पहले उस जगह का पता लगाएंगे और सारा पैसा खुद निकाल लेंगे। योजना के तहत मीसोन ने अपना चेहरा छिपाया, नकाब पहना और एक नई बार गर्ल बनकर बॉस के सामने पहुंची ताकि उससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन बॉस उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। वह न किसी लड़की के जाल में फंसता था और ना ही बेवजह पैसे खर्च करता था। उसी दौरान मीसोन को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके अंदर बदले की आग भड़का दी। जिस आदमी को वह अब तक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, वह तो सिर्फ एक मोहरा था। असल गुनाहगार तो यही बॉस था। उसी ने पूरा जियोन से घोटाला रचकर मीसोन और ना जाने कितने लोगों की जीवन भर की कमाई लूट ली थी। अब यह सिर्फ चोरी नहीं रही, यह उस इंसान से बदला लेने की लड़ाई बन चुकी थी जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। लेकिन सवाल यह था, इतने ताकतवर, चालाक और खतरनाक आदमी से दो साधारण लोग आखिर बदला कैसे लेंगे? अगर मीसोन का नकाब उतर गया तो उसकी पूरी योजना उसी पल खत्म हो जाएगी। सिर्फ बदला ही नहीं छूटेगा बल्कि शायद वो अपनी जान भी गंवा बैठे। लेकिन अब मीसोन के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडा गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। उसने सीधे बॉस को शराब पीने की चुनौती दे दी। अगर वे पहले हार गई तो खुद अपना नकाब उतार देगी। बॉस बेहद घमंडी था। वह चाहता तो एक झटके में उसका नकाब खींच सकता था, लेकिन उसे अपनी जीत साबित करने का शौक था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए ये चुनौती स्वीकार कर ली। शराब पीने का मुकाबला शुरू हो गया। मीसोन इस काम में माहिर थी। सालों तक ग्राहकों के साथ बैठकर शराब पीना उसकी नौकरी का हिस्सा रहा था। लेकिन कुछ ही पैक के बाद उसे समझ आ गया कि सामने बैठा आदमी उससे कहीं ज्यादा शराब सह सकता है। उधर बार के बाहर दो जिन बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन मीसोन बाहर नहीं आई। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। बिना एक पल गवाए उसने अपनी कार स्टार्ट की और जानबूझकर बॉस की गाड़ी में टक्कर मार दी ताकि उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटी सी बात पर आग बबूला हो जाने वाला बॉस इस बार बिल्कुल शांत रहा। उसकी तेज नजरें समझ चुकी थी कि यह सब महज एक हादसा नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। पहले एक नकाबपोश लड़की जिद करके उसे शराब पिलाने लगी। फिर ठीक उसी समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और जब वो बाहर निकला तो उसका मोबाइल भी अंदर ही छूट गया। इतने सारे संयोग एक साथ हो ही नहीं सकते थे। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो तुरंत अंदर लौटना चाहता था। लेकिन दो जिन लगातार उसे रोककर मुआवजे की बात करती रही। इसी बहस के दौरान मीसोन ने मौका देखकर उसके मोबाइल का डेटा हैक कर लिया और उस जगह की लोकेशन निकाल ली जहां वो अक्सर जाता था। हालांकि फिल्म में मोबाइल को एक बार स्कैन करते ही हैक कर लेना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। असल में उसे सिर्फ हाल की लोकेशन हिस्ट्री मिली थी, सीधे छिपे हुए पैसे का पता नहीं। दोनों उन लोकेशनों का पीछा करते करते शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच गए। उधर 19 को भी उस छिपे हुए खजाने की खबर मिल चुकी थी और वो भी उसी जगह की ओर निकल पड़ा था। अब समय बहुत कम था। कब्रिस्तान इतना बड़ा था कि समझ ही नहीं आ रहा था खुदाई कहां से शुरू करे। तभी दो जिन की नजर मिट्टी पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। उसे अंदाजा हुआ कि पैसा यहीं कहीं दबा हो सकता है। दोनों ने पूरी ताकत से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। काफी देर की मेहनत के बाद फावड़ा किसी काले बैग से टकराया। बैग खोलते ही उनकी सांसें थम गई। उसके अंदर पूरे 700 मिलियन वॉन नकद भरे हुए थे। यही वो रकम थी जो कभी मीसोन और उसके जैसी कई बेबस लोगों से धोखे से छीनी गई थी। लेकिन तभी किस्मत ने उन्हें एक और बड़ा झटका दिया। खुदाई करते समय दो जिन का फावड़ा जमीन के नीचे किसी लकड़ी की चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर लकड़ी के तख्ते उखाड़े तो नीचे का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक नहीं बल्कि सोने की ईंटों से भरा पूरा संदूक छिपा हुआ था। उस सोने की कीमत कई अरब वोन थी।
इतनी दौलत की पूरी जिंदगी बिना काम किए आराम से गुजारी जा सकती थी। लेकिन जहां मीसोन की आंखों में खुशी थी, वहीं दो जिन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर हम सिर्फ अपने 700 मिलियन वॉन लेकर जाएं, तो इसे अपना हक वापस लेना कहा जा सकता है। लेकिन अगर इस सोने को भी हाथ लगाया, तो हम सीधे उस खूंखार गैंगस्टर की पूरी दौलत लूट लेंगे। ये दौलत नहीं, मौत का बुलावा है। उसी वक्त दूर से आती एक कार की हेडलाइट्स ने दोनों के होश उड़ा दिए। दो जिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक कार तेज रफ्तार में कब्रिस्तान की तरफ आती दिखाई दी। वह 19 था। जैसे ही उसकी नजर दो जिन की कार पर पड़ी, उसे तुरंत समझ आ गया कि खजाना किसी और के हाथ लग चुका है। उसने बिना देर किए अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी। मीसोन जानती थी कि अगर 19 ने उनकी कार की तलाशी ले ली, तो सिर्फ नकद ही नहीं, सोने का पूरा खजाना भी उसके हाथ लग जाएगा। दो जिन घबराहट में कोई रास्ता सोच ही नहीं पा रही थी, लेकिन मीसोन का दिमाग उस वक्त भी पूरी तरह शांत था। उसने फैसला किया कि 700 मिलियन वॉन की नकदी छोड़ देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर सोना बचाएंगे। कुछ ही देर में 19 ने उनकी कार को ओवरटेक करके बीच सड़क पर रोक लिया। वह बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में एक फावड़ा था और उसके चेहरे का खामोश गुस्सा किसी भी हथियार से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने आराम से सिगरेट जलाई और बिना एक शब्द कहे दोनों को घूरता रहा। तीनों समझ चुके थे कि सच क्या है, लेकिन कोई भी पहले बोलने को तैयार नहीं था। अचानक 19 ने दो जन की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उसी दौरान उसकी नजर कार की पिछली सीट पर रखे पैसों के बैग पर पड़ी। जैसे ही वह बैग उठाने आगे बढ़ा, मीसोन बिजली की तरह लपकी, बैग छीनकर भागने लगी। असल में उसका मकसद पैसे बचाना नहीं था। वह चाहती थी कि 19 का पूरा ध्यान उसी पर रहे, ताकि उसकी नजर कार की पिछली सीट पर रखे सोने तक न पहुंचे। 19 उसके पीछे दौड़ा और कुछ ही पलों में उसे पकड़ लिया। मीसोन जानती थी कि वह बच नहीं सकती, फिर भी वह पूरी ताकत से पैसों का बैग नहीं छोड़ रही थी। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे यही उनकी सबसे बड़ी दौलत हो। आखिरकार जब 19 ने उसकी जान लेने की धमकी दी, तब मजबूर होकर उसने पैसों का बैग छोड़ दिया। यही वो पल था जिसने 19 को यकीन दिला दिया कि उन्हें सिर्फ यही 700 मिलियन वॉन मिले हैं। लेकिन जाते जाते भी 19 पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने एक बार कार की पिछली सीट पर नजर डाली। उस एक पल में मीसोन और दो जिन की सांसें जैसे रुक गई। अगर उसकी नजर जरा सी भी नीचे चली जाती, तो सोने का पूरा राज खुल जाता। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। 19 को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो पैसों का बैग लेकर वहां से चला गया। उसकी कार आंखों से ओझल होते ही दोनों ने राहत की लंबी सांस ली। वे नकद तो खो चुके थे, लेकिन अरबों वान का सोना अभी भी उनके पास सुरक्षित था। अब सवाल सिर्फ एक था, इतना सारा सोना आखिर बेचेंगे कैसे? क्योंकि इतनी बड़ी दौलत छिपाना उसे चुराने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। सोने को सुरक्षित रखने के बाद मीसोन ने एक नया मोबाइल निकाला और उसी से बॉस को गुमनाम संदेश भेजा। उसने लिखा, तुम्हारे पैसे चोरी हो चुके हैं और तुम्हारी पत्नी जानती है कि चोर कौन है। मीसोन का मकसद सिर्फ इतना था कि बॉस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और उन्हें भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन उसने अनजाने में अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर वो यही संदेश नहीं भेजती, तो बॉस को कई दिनों तक यह पता ही नहीं चलता कि उसका पैसा गायब है। और जब पता चलता भी, तो उसे समझ नहीं आता कि तलाश कहाँ से शुरू करे। लेकिन अब सारी उंगली सीधे उसकी पत्नी की तरफ उठ गई। बॉस गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और जब तक सच नहीं उगलवाया, तब तक नहीं रुका। आखिरकार उसने अपने प्रेमी और उससे जुड़े लोगों का नाम बता दिया। पूछताछ खत्म होते ही बॉस ने उसे ऐसे सड़क पर फेंक दिया जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि बेकार का सामान हो। इसके बाद उसने अपनी सबसे खतरनाक महिला गुर्गे को मैदान में उतारा। यह औरत बेहद खूंखार थी। उसके लिए किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने सबसे पहले उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसने यह खबर आगे पहुंचाई थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने एक ही मुक्के में कार का शीशा तोड़ दिया। फिर उसने 19 को पकड़ लिया और उसके सिर को टूटे हुए कांच पर बार बार पटकते हुए बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। 19 लहूलुहान हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। उधर बॉस उसके सामने चुपचाप पैसों का बैग रखकर उसका वजन महसूस करता रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसने सोने का जिक्र तक नहीं किया। यही वजह थी कि 19 और भी उलझ गया। उसे लग रहा था कि उसने तो सिर्फ नकद पैसे लिए थे, फिर बॉस उसे इतनी बुरी तरह क्यों सजा दे रहा है। उधर मीसोन और दो जिन जानते थे कि अब कोरिया में रहना मौत को बुलावा देने जैसा है। उन्हें हर हाल में देश छोड़ना होगा। इसी उम्मीद में वे दो जिन की मां गुइयोंग के पास पहुंचे। मां बेटी की मुलाकात होते ही दोनों में जोरदार बहस शुरू हो गई। उनका रिश्ता सालों से बेहद खराब था, लेकिन इस बार वे मदद मांगने आए थे। उन्हें पता था कि गुइयोंग के पास जापानी राजदूत की एक ऐसी गुप्त वीडियो थी जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सकता था। योजना यह थी कि उसी दबाव का इस्तेमाल करके वे सोना सुरक्षित तरीके से जापान पहुंचा देंगे। बदले में उन्होंने गुइयोंग को 500 मिलियन वॉन देने का वादा किया। पैसों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसने बिना ज़्यादा सवाल किए वे वीडियो निकालकर उन्हें दे दी। फिर एक विजिटिंग कार्ड देते हुए बोली, अगर बचना चाहते हो तो असली नाम से पासपोर्ट मत बनवाना। इस पते पर जाओ, वहाँ नकली पहचान के साथ नए पासपोर्ट बन जाएंगे। इतना कहकर उसने एक और शर्त रख दी। वे भी उनके साथ जापान जाना चाहती थी, लेकिन दो जिन को अपनी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे डर था कि ये औरत मुसीबत के समय उनका साथ देने के बजाय उन्हें ही धोखा दे सकती है। दो जिन अपनी माँ को साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी वजह भी थी। गुइयोंग नशे की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे अपने होश तक नहीं रहते थे। वे दिन रात नशे में डूबी रहती और माँ होने की जिम्मेदारी कभी निभा ही नहीं पाई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने दो जिन को जन्म दिया था। हालात इतने खराब थे कि एक समय उसने अपनी छोटी सी बेटी से भी नशे का सामान ढुलवाया था। यही वजह थी कि दो जिन के दिल में अपनी माँ के लिए सिर्फ नफरत बची थी। लेकिन मी सोन की कहानी बिल्कुल अलग थी। जब वह पहली बार सियोल आई थी, तब उसके पास न रहने की जगह थी और न ही कोई अपना। उसी मुश्किल समय में गुई योंग ने उसे अपने घर में पनाह दी थी। इतना ही नहीं, उसने मी सोन को अपनी बेटी की तरह अपनाया। जिस लड़की ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे, उसके लिए पहली बार किसी ने घर और परिवार का एहसास कराया था। मी सोन की बातें सुनकर दो जिन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी माँ पूरी तरह बुरी नहीं है। तीनों ने सोचा कि बस एक बार किसी तरह जापान पहुंच जाए, फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मार दी। दिन में दो जिन नकली पासपोर्ट बनवाने चली गई, जबकि मी सोन जापानी राजदूत को ब्लैकमेल करने के लिए वह वीडियो देने निकल गई। शाम को जब दोनों वापस लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गाड़ी में उन्होंने सोने की सारी ईंटें छिपा कर रखी थी, वह गायब थी और उसे कोई चोर नहीं बल्कि गुई योंग खुद लेकर चली गई थी। मी सोन पागलों की तरह पूरा घर छान मारती रही, लेकिन उसे एक भी सोने की ईंट नहीं मिली। उसके लिए यह धोखा किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उस औरत ने दिया था जिसे वह अपनी मां मानती थी। यह दर्द उससे भी बड़ा था जब उसके 700 मिलियन वॉन ठगी में डूब गए थे। दो जिन ने तुरंत अपनी मां को फोन लगाया, लेकिन गुई योंग पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए बोली, अब मैं आराम से जिंदगी जीऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बाहर से वह बेहद स्वार्थी और पत्थर दिल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी साफ झलक रही थी। उसने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह सीधे एक नाइट क्लब पहुंची और सोने की ईंटों से भुगतान करके खुलकर पैसे उड़ाने लगी। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक बूढ़ी औरत नाइट क्लब में सोने की ईंटों से बिल चुका रही है। यह खबर सबसे पहले 19 तक पहुंची और फिर सीधे बॉस की खूंखार महिला गुर्गे तक भी। उधर मी सोन और दो जिन को आखिरकार वह कार मिल गई, लेकिन उसमें सोना नहीं था। गुई योंग उसे पहले ही किसी और सुरक्षित जगह छिपा चुकी थी। दोनों अभी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ ढूंढें।